पैंक्रियाटिक हार्मोन्स का रेगुलेशन आज हम लोग देखेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें समाहित हैं। जैसे हम अगर कहें कि इंसुलिन का सिक्रीशन है, हम्म, या फिर ग्लूकागोन का सिक्रीशन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है तो उस वक्त ग्लूकागोन का सिक्रीशन नहीं होगा, और अगर ग्लूकागोन का सिक्रीशन हो रहा है तो उस वक्त इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। मतलब दोनों के बीच का जो संबंध है वो एंटागोनिस्टिक है। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है हम लोग क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब थोड़े और भी मुद्दे के विषय पर आते हैं। अगर एक सेल है, ये एक सेल है और सेल को जरूरत है ग्लूकोज का, नीड्स ग्लूकोज। तो पहला तो उपाय ये है कि अपने में जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना? तो पहला उपाय यह है कि ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करे, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल दे। इससे भी इसको सप्लाई मिल जाएगा। और दूसरा उपाय है कि ये बाहर से ग्लूकोज ले ले, मतलब कि ब्लड से ग्लूकोज मांग ले कि भाई हमारे पास ग्लूकोज नहीं है। तो दूसरा जो सोर्स है ग्लूकोज का वो ये है कि वो ब्लड से मांग ले। ब्लड में जो ग्लूकोज है उससे वो मांग ले और उस सेल के अंदर आ जाए। यही दो उपाय है अगर इस सेल को ग्लूकोज चाहिए तो। पहला ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है कि क्यों ग्लूकोज चाहिए, वाई ग्लूकोज इज नीडेड। ये स्टोरी लाइन इज नीडेड, क्यों चाहिए। तो पहला पर्पस, जैसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज जो है वो प्रिफर्ड रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सेल अमाइनो एसिड से भी ऑब्टेन कर सकता है, फैट से भी ले सकता है, लेकिन वो प्रिफर करता है कि अगर कहीं भी ग्लूकोज है तो उसको मंगवा लें और ग्लूकोज से एनर्जी ले लें। या फिर दूसरा, कार्बन इज नीडेड, कार्बन की जरूरत है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ, फॉर द, किसके बायोसिंथेसिस के लिए? अमाइनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। ये सभी बनाना हो तो सेल को उस वक्त किसकी जरूरत पड़ती है? इस ग्लूकोज की। अगर वो सप्लाई अंदर से नहीं हो सकता है, अगर ये कार्बन की सप्लाई अगर अंदर की व्यवस्था से नहीं हो पा रही है तो सेल ग्लूकोज का डिमांड करेगा। इस ग्लूकोज को मिलने का दो उपाय है। एक तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कर जाए, उससे ग्लूकोज मिल जाए, या फिर ब्लड से ग्लूकोज को अंदर भेजा जाए। ठीक है? ब्लड से अगर ग्लूकोज को अंदर भेजा जाए, यह काम जो है बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट है। क्या है ये? इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर में भेजने में मदद करता है। यहाँ पर जो ग्लूट है उनके बायोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये एक हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर जब विषय को आगे बढ़ाते हैं, हम्म, तो है क्या कि इंसुलिन का सप्लाई सेल को कैसे हो सकता है? ब्लड को सप्लाई ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सप्लाई दो प्रकार से हो सकता है। एक एंडोजेनस, एंडोजेनस सप्लाई कहने का मतलब साफ है कि बीटा सेल से उसको मिलेगा, जो नॉर्मल हेल्दी प्रोसेस है। दूसरा है कि अगर अंदर से नहीं सप्लाई हो पा रहा है, सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सोजेनस सप्लाई है। एक्सोजेनस सप्लाई का मतलब हो गया कि थ्रू इंजेक्शन। हम्म
थ्रू ओरल टैबलेट्स और इंजेक्शन, इन दो माध्यमों से ही इंसुलिन का सप्लाई किया सकता है। ये जो है ये नेचुरल तरीका है, ये जो है ये आर्टिफिशियल तरीका है, इससे इंसुलिन की सप्लाई दी जा सकती है। तो एक चीज, क्योंकि इंसुलिन से जब क्वेश्चंस आता है तो कई मुद्दे पर बातें होती हैं। सामान्यतः हम लोग अर्लियर स्टेज में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, लेकिन इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म सिर्फ इतना मात्र से नहीं है कि वो ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, बल्कि और भी कई सारे ऐसे साइड वर्क्स हैं जो इंसुलिन द्वारा ही रेगुलेट होता है। हम्म। अब जैसे कि मान लो कि बाहर से किसी ने इंजेक्शन ले लिया है इंसुलिन का, तो हम लोग कहेंगे कि ये तो तभी संभव है जब उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो। हेल्दी व्यक्ति क्यों लेना चाहेगा? एक। दूसरा है कि शुगर का भी यहां पर, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा होगा कि शुगर का भी दो सोर्स है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन से बन जाना, ये इंडोजिनस सप्लाई हो गया, कि मतलब इसके पास अपना स्टोरेज है और वहां से इसको सप्लाई हुआ। और ब्लड से अगर हो रहा है तो हम बोल रहे हैं एक्सोजिनस सप्लाई, मतलब कि वो ब्लड के द्वारा दिया जा रहा है। और ब्लड को कहाँ से मिल सकता है? तो ब्लड को फूड से मिल सकता है, ब्लड को यूरिन के फिल्ट्रेशन के दरमियान में मिल सकता है, रीअब्जॉर्प्शन के दरमियान में मिल सकता है। ये तमाम बातें यहाँ पर हैं। अब इन्हीं सब चीजों पे कहते हैं क्या कि हम अगर एक्सोजिनस शुगर सोर्स को प्रोवाइड करें, एक्सोजिनस शुगर सोर्स टू द ब्लड, ब्लड को हम बाहर से अगर सप्लाई करें, हाँ, इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोरल हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ये जो है ब्लड में जो शुगर डाला जा रहा है वो कैसे जा रहा है? बाहरी सोर्स से। बाहरी सोर्स मतलब जैसे हमने खाना खा लिया। अब बहुत खिलाड़ी हैं, आप बहुत दौड़ धूप रहे हैं, थक गए, हमने कहा चलो ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। सो आपने क्या किया? टेम्पोरल हाइपर ग्लाइसेमिक अपने ब्लड को बनाया, मतलब ब्लड ब्लड में आपने ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा दिया। जैसे ही इस अमाउंट को बढ़ाते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड। इंसुलिन इज सिक्रेटेड, इंसुलिन क्या करता है? निकलना शुरू हो जाता है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड। ओके। और इंसुलिन के सिक्रीशन से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, जो कि ब्लड में है, उसको ठेल दिया जाता है कहां पर? सेल्स में। मान लो हम यहाँ लीवर सेल ले लेते हैं, लीवर सेल्स, ताकि फिर से जो ब्लड का अपना एक ऑप्टिमाइज्ड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे, ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ना चला जाए, जिससे कि ब्लड जो है वो मतलब जो बॉडी जो है वो फिटनेस मेंटेन रख सके। ये एक उपाय है जब हम लोग शुगर की मात्रा ज्यादा बाहर से लेते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो होगा कि अमाइनो एसिड्स का इंसुलिन या ग्लूकागोन से क्या संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी अभी देखेंगे। कहते कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागोन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग क्या देते हैं? अमीनोजेनिक एक्शन ऑन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। क्योंकि हम लोग जो अब तक पढ़ते आए हैं उसमें यही पढ़ते आए हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन पर ग्लूकोज की मात्रा का, ब्लड ग्लूकोज लेवल का असर पड़ता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन उसको घटाने में मदद करता है, और अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाए तो ग्लूकागोन उसको बढ़ाने का काम करता है। ये अमाइनो एसिड से इंसुलिन और ग्लूकागोन का रोल अफेक्टेड हो, ये हमारे लिए तथ्य बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यहां तो डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स है, एक का नाम है आर्जिनिन, जिसे हम लोग आर से निरूपित करते हैं, और दूसरे का नाम है ल्यूसिन,
जिसे हम लोग एल से निरूपित करते हैं। आर्जिनिन, ल्यूसीन। आर्जिनिन पर हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि न्यूट्रल पीएच पर 1+ चार्ज रहता है इस पर, सो ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। ल्यूसीन जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि वो हाइड्रोफोबिक होता है। इन दोनों अमाइनो एसिड्स को जब स्टडी लोग कर रहे थे रिसर्चर्स में, क्योंकि डायबिटीज पर तो बहुत ह्यूज रिसर्च चल रहा है, तो बड़े नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं, इसलिए यह टॉपिक जो है वो काफी समृद्ध टॉपिक है। तो देखा कि इन दोनों अमाइनो एसिड्स का इंसुलिन और ग्लूकागोन पर प्रभाव है। कैसे? तो पहला प्रभाव देखा गया कि आर्जिनिन एंड ल्यूसिन स्टिमुलेट स्टिमुलेट इंसुलिन, कैपिटल्स में लिख दे रहा हूं ताकि आप अंडरलाइन कर सकें इसको, सिक्रीशन। उन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने कि बड़ी यूनिक बात है कि आर्जिनिन और ल्यूसिन अमाइनो एसिड्स इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। कब कब करेगा? सवाल आया कि कब करेगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस is needed is needed and cell has less free carbon for the purpose, for the purpose। पर्पस बोलने का मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए कम कार्बन हो। अब देखो कहानी जो है ना, उसका एक एक रूप है, एक फ्लो है, एक थ्रो है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर ये प्रोटीन है ना, तो इसको बनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अमाइनो एसिड्स। अब अगर ये अमाइनो एसिड्स कम है तो अमाइनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और अमाइनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस में सामान्यतः शुगर एसिड्स, जिसे हम लोग कीटो एसिड्स भी कहते हैं, और कीटो एसिड्स, जैसे कि एग्जाम्पल में पायरुविक एसिड, पायरुवेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, या फिर ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, ये सभी सोर्स होते हैं। और इन सब का मेजर सोर्स कौन होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इन सब का मेजर सोर्स होता है। तो जब ग्लूकोज की अगर सप्लाई की जाए, अब ये सोचो कि ये सब तो सेल के अंदर में है, ये सब कहाँ है भाई? आप सोचें सेल के अंदर में है, और सेल में अगर ग्लूकोज की कमी पड़ रही है तो ब्लड से क्या चाहेगा? ब्लड से चाहेगा कि ग्लूकोज की सप्लाई हो, और ग्लूकोज की सप्लाई होने के लिए इसको एक सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम में क्या है? इसको ग्लूट चाहिए। और ये सब जो है, इस सब काम को इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? उसका नाम है इंसुलिन। तो सोचिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए जिसकी कमी हो गई है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स की कमी हो गई है तो अमाइनो एसिड को बायोसिंथेसिस करना पड़ेगा। उसके लिए कीटो एसिड्स, महत्वपूर्ण एसिड्स हैं, ये सभी चाहिए। और भी और भी होते हैं जो कि इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनको बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज सेल में है नहीं, तो सेल के बाहर जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको लाना पड़ेगा। बट ये खुद ब खुद नहीं आएगा, उसके लिए एक सिग्नल देना पड़ेगा, और वो सिग्नल क्या है? इंसुलिन। तो सर्टेनली इंसुलिन का, जैसे प्रोटीन का डिमांड हो गया और ये सिचुएशन है, तो इंसुलिन की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इवन ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये डिमांड पूरा करने के लिए वो इस काम को अंजाम देगा। अब जो है कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स का नाम जानने की कोशिश करते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे ये देखो, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, पेप्टाइड 1,
ये नाम है, इसको बोलते हैं GLP-1। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, मतलब यह पेप्टाइड किसके जैसा है, मिलता जुलता है, ये ग्लूकागोन के जैसा है। ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अब क्या होता है कि ग्लूकोज ही है जो इस काम को करता है। कहते क्या है, लिखते क्या है, लिखे मेरे साथ, कि ग्लूकोज स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड 1, सॉरी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1। ठीक है, अब ये GLP-1 क्या हुआ बनने के बाद, ये ट्रांसपोर्टेड टू कहां पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, ये ट्रांसपोर्टेड टू, ये पहुंच गया बीटा सेल ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां पहुंच गया। ठीक है, और इसने बीटा सेल को संदेश दिया कि भाई ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इंसुलिन का इंसुलिन सिक्रीशन इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो अब आप यहां देखें कि ग्लाइकोजन लाइक जो पेप्टाइड है वह इंसुलिन सिक्रीशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को। तो ये एक रिलेशनशिप है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 का, इसको भी दिमाग में रखने की जरूरत है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ऑब्वियसली कहां बनेगा, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में, और वहां से ये कहां मूव करता है, पैंक्रियाज में। तो ये synthesized and secreted from the gastric tract, स्टोमक। ओके, और उसके बाद ये रीच कहां करता है, एंड रीचेस टू, कहां पहुंचता है, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज में किसके पास पहुंचता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, IOL। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को, इंसुलिन को। स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। तो सेकेंड जो आपने देखा फैक्टर, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यह भी इंसुलिन को सिक्रेट करता है। जब एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन की बात होती है, इन दोनों, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, इन्हें स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है ना, स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या है कि स्ट्रेस जब हो, कि कोई सेल बहुत ही दबाव के कंडीशन में हो, हाँ, उस कंडीशन को कॉप अप करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, नीड्स नीड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उस वक्त काफी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज भी चाहिए। मतलब इसके रिलेशन में अगर हम बनाए, तो ग्लाइकोजेन जो है उसको टूटना पड़ेगा, और बहुत सारा ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। और ये सारा ग्लूकोज कहाँ आएगा, फिर वहां से ब्लड में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छा, ये तो इंसुलिन और ग्लूकागोन के साथ रिलेशन में कुछ ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि एड्रेनालिन एंड ग्लूकागोन एक ही जैसा काम करते हैं, एक जैसा काम, बट सिचुएशन डिफरेंट होता है। सिचुएशन इज डिफरेंट। बोला अच्छा कैसे सर, बोला कि नॉर्मल अगर एनर्जी चाहिए, नॉर्मल,
नॉर्मल कंडीशन में अगर एनर्जी चाहिए, नीड ऑफ ग्लूकोज, तब तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन होगा, ग्लूकागोन का रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर स्ट्रेस कंडीशन में अगर नीड ऑफ ग्लूकोज है, होगा ही, तो फिर उसको एड्रेनलिन चाहिए, एड्रेनलिन से काम होगा, इंसुलिन से काम या ग्लूकागॉन से काम नहीं होगा। इसीलिए जब एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है, एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है, देखिए क्या होता है। इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किस पर? सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन। इसको ये रोकता है, इनहिबिटरी, देखिए रोकने वाला है। और स्टिमुलेटरी एक्टिविटी होता है किस पर? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन पर। तो साफ साफ है कि एड्रेनलिन जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो वह उस वक्त वो ग्लूकागोन के सिक्रेशन को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। ये जो साइन होता है, इनहिबिटरी साइन। और इस प्रकार से वह अपने स्तर से वो ग्लूकागोन को तोड़कर और ब्लड में ग्लूकोज की सप्लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको दिमाग में रखना ही चाहिए। यह सेल बीटा सेल है। यहां पर इसके पास ग्लूकोज रिसेप्टर है, ग्लूकोज रिसेप्टर। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की एक मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो वह ग्लूकोज आकर क्या होता है? इस बीटा सेल के इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये जो है वो ग्लूकोज है। जैसे ही बाइंड करेगा, हाँ, वैसे ही ये बाइंड करने के बाद जस्ट घूम जाता है, और घूमकर यह ग्लूकोज को इस सेल में रिलीज कर देता है। ठीक है, मैंने ऊपर रेड बनाया है, यहाँ नॉर्मल ही ये ग्लूकोज है। फिर इसमें हेक्सोकाइनेज की मदद से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, और फिर इसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी। और जब एटीपी की मात्रा एडीपी की मात्रा से क्या हो, ज्यादा हो जाए, और एडीपी कम हो जाए, इसका मतलब सेल इज हैविंग मोर एटीपी। यह इंड्यूस करता है एक चैनल को, जिस चैनल का नाम है पोटेशियम आयन चैनल। इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन एटीपी चैनल। ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। और ये अंदर जो पोटेशियम है, उस पोटेशियम को क्या करता है? बाहर ला देता है। अंदर में पोटेशियम को बाहर लाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो बीटा सेल का जो मेम्ब्रेन है अंदर से, वो डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज हो जाता है मतलब स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब क्या? एक्शन मोड में आ जाता है। और ये एक्शन जो है वो लीड करता है एक दूसरे आयन चैनल को ओपन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड है ये चैनल, कैल्शियम आयन चैनल। और ये क्या करता है? कैल्शियम आयन को बीटा सेल के अंदर में डालता है। अब इंसुलिन तो बना हुआ है, इंसुलिन के लिए क्या होता है? सिक्रेटरी वेजाइकिल होता है, उसमें इंसुलिन बना हुआ है। यह है सिक्रेटरी वेजाइकिल, मतलब जो गोल्जी apparatus से बनता है, सिक्रेटरी वेजाइकिल। और ये सिक्रेटरी वेजाइकिल किससे फ्यूज कर जाता है? मेम्ब्रेन से। देखिए ये क्या हो गया? फ्यूजन। और जो इंसुलिन है वो क्या होता है? ब्लड में रिलीज होता है। इसको इस काम के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम आयन की। तो इस प्रकार से इंसुलिन के सिक्रीशन को ग्लूकोज रेगुलेट करता है। उसका ये पाथवे है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाए, वह अपने रिसेप्टर जो कि एक कैरियर प्रोटीन होता है उससे बाइंड करता है। बाइंड करते हुए वो नीचे की ओर घूम जाता है। नीचे की ओर घूम जाते ही ग्लूकोज जो है वह बाहर निकलता है। फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है।
क्रेब साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके वो एटीपी की मात्रा को बढ़ाता है। अब एटीपी की मात्रा जब ज्यादा होती है तो एक कैल्शियम एटीपी चैनल है जो कि खुलेगा और अंदर से कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि अंदर में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा और वो डिपोलाइज हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है वो कैल्शियम आयन को ट्रिगर करता है कि आप अंदर जाएं कैल्शियम आयन चैनल के माध्यम से। और अंदर जो इंसुलिन बन के रखा हुआ है सिक्रेटरी वेसिकल में, उसको क्या करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करा दें और इंसुलिन को कहाँ निकाल दें, ब्लड में। ये जो काम है ना, ये काम इसमें चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक से लाभ कमाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे।